अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। पिछले दिनों इस्लामाबाद में 2 हाई प्रोफाइल केस हुए जो सोशल मीडिया में पहले आए और उसके बाद हुकूमत ने भी उनका एक्शन लिया। उसमें उस्मान मिर्ज़ा का केस आ जाता है। वो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वीडियो आपने देखी हुई है और जिस किस्म की नाज़ेबा वो वीडियो थी मैं यहाँ पे उसको बयान नहीं कर सका। फिर जिस तरह नूर मुकद्दम का कत्ल केस हुआ, मोटरवे रेप केस ले लें, कसूर का केस ले लें, इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो अदालतों में जाते हैं, लेंथी हो जाते हैं, उनके कोई नतीजे नहीं आते। अदालत भी क्या करे, हम सारा इल्ज़ाम अदालतों पे लगा देते हैं। अदालतों के सामने तो जो तफ्तीश रखी जाएगी, जो सबूत रखे जाएंगे, अदालत तो उन्हीं के ऊपर फैसला करेगी। और इस मुल्क में है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी तरफ अगर आप देखें जो पॉलिटिकल केसेस हैं, जरदारी साहब के हो, दूसरे पॉलिटिशियंस के हो, नवाज शरीफ के हो, मरियम नवाज के हो, इतने लंबे चलते जाते हैं कि सुनने वाले देखने वाले भी बोर हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई सियासी केस बनाए गए। इसके अलावा सियासत में क्या हलचल चल रही है। पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की बात करती है, पीटीआई की गवर्नमेंट अपनी जगह बिल पास करवाने में कामयाब हो जाती है, नून लीग और पीडीएम भी धरनों की बात करते हैं। बहुत सारे सवालात इस वक्त जेहन में हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो माहिर कानून भी हैं, साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों, पिछले वीक में उस्मान मिर्ज़ा का केस सब ने देखा, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसके सारे सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पे लड़की मुनरिफ हो जाती है कि मैं तो इस शख्स को जानती नहीं, पुलिस ने ये केस खुद बनाया है। तो ये किस किस्म की सिचुएशन आ जाती है। और अगर इस तरह के केसेस के फैसले नहीं होंगे और जो मुद्दई है उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तो मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे, आपकी क्या राय है यहाँ पे? देखिए, आपने बिल्कुल सही ये निशानदेही भी की है और मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया इस मामले में बहुत प्रोएक्टिवली इन चीज़ों पे जो है तदारक की तरफ गामजन हो कर सकती है सारे निज़ाम को और सारे सिस्टम को। देखें, ये बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं। आपने तो बहुत सारा मिक्सअप कर दिया वाइट कॉलर क्राइम को, पॉलिटिकल केसेस को, और इन केसेस को भी इनका कोई मुआवजा नहीं होता है। नहीं सर, वो हम सेगमेंट वाइज करेंगे उसको, सेगमेंट वाइज ना पहले इस पे कर लेते हैं। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। जी 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 जी। देखिए, इस केस में तो इतना ये इश्तियाल अंगेज था, ये मामला सारा जो है इतना इश्तियाल अंगेज था कि यानी आप पूरी तरह दिखा भी नहीं सके, ये ना दिखा सकता है कोई ये सोशल मीडिया पर या टीवी पर इन चीज जो वीडियो जो क्लिप्स थे, जो सारा जी कुछ जी जो खना करके जिस अंदाज से ये जुर्म हुआ है, इसका एक बहुत इश्तियाल आया सोशल सोसाइटी में एज अ होल, बहुत इश्तियाल आया। पाकिस्तान सारे को इसने हिला के रख दिया और जिस बेहयाई से और बेदर्दी से मुल्ज़मान ने इसको फिर शूट किया, यानी बाकायदा इसको उन्होंने वीडियो बनाकर इसको जो है मुश्तहरी की जिस तरह से सोशल मीडिया पर, वो शर्मनाक थी बहुत ज्यादा। और मैं समझता हूँ इन जराइम का जो है इर्तिकाब एक सोशल सारी जो है उसको पॉल्यूट करता है। लेकिन आपने बात ये भी ठीक की कि फिर देखें, हमारी पहले तो जो 164 के इनके मैजिस्ट्रेट के पास जुडिशियल बयान हुए, 164 के बयान हुए, मैजिस्ट्रेट के सामने हल्फ पर बयान हुए और इन्होंने कहा ये हमारे साथ होती है, इनको हम शनाख्त करते हैं, इन्होंने ये जराइम किए हैं, इन्होंने वीडियो बनाई, इन्होंने नंगा किया, इन्होंने वगैरह जो कुछ किया, तशद्दुद किया, जिनसी इन्होंने हरासा, जिस अंदाज से भी हुआ है ये सारा कुछ खुद जो विक्टिम है, यानी उस लड़की ने, औरत ने भी, और सारा कुछ ये बयान किया। अब जो चूंकि तसाहल हुआ, तसाहल और इल्तवा हुआ, और इल्तवा के दौरानी में क्या हुआ, खौफ उनको आया गया। एक तो हमारा कानून कोई विक्टिम प्रोटेक्शन नहीं देता, गवाह को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, गवाहों को उनको एक्सपोज कर दिया जाता है। और जो इसमें माशाअल्लाह मुल्ज़मान होते हैं वो जाबिर भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं, पैसे का भी इस्तेमाल करते हैं और पूरा तशद्दुद यानी बदमाशी जो है वो भी इनकी एक जाहिर है कि इनका क्लाउड होता है, खौफ होता है। तो ये नहीं मुझे पता कि जाती मनफियत पर उन्हें जो है ब्राइब करके उनसे ये बयानात मुनरफ करवाए गए हैं, धौंस धमकी के तहत करवाए गए हैं। हमने उनके जो है खानदान पर सारा कोई किस किस्म के अजाब और किस किस्म की उन पर जो है वो असरात आए हैं, ये भी मैं तो जाहिर है बताने से
बयान करने से कासिर हूँ, लेकिन यकीनन ये बात यकीनी है कि उनको मुनारिफ करवाने में बहुत ज्यादा जिद्दोजहद और किया गया, जबर किया गया, तशद्दुद किया गया, पैसा इस्तेमाल किया गया, बाअसर लोगों को इस्तेमाल किया गया। ये तो यकीनी बात है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बेइज्जती हुई, जो उन पर जुल्म और तशद्दुद हुआ, जो उनके साथ ज्यादती की गई, जो नारवा सलूक किया गया, जिस तरह उनका सारा पाकिस्तान में एक बदनामी और बेइज्जती हुई है, मेरा नहीं ख्याल कोई वो उसको बर्दाश्त अच्छा सरदार साहब, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता चलूं कि आप देखें कि ये केस होने के 6 महीने बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो आई थी तो उसके बाद हुकूमत जो है वो एक्शन में आई। मुद्दई तो पहले ही इसको केस नहीं लेके आना चाह रहे थे क्योंकि वो कमज़ोर थे। तो मैं पूछना यही चाह रहा हूँ कि क्या इस मुल्क में जो ताकतवर है उसको खुली छुट्टी है, वो कुछ भी कर सकता है? तो ये अशराफिया का मुल्क बन गया आपको। मुझे तो कोई रिजर्वेशन नहीं है ये बताने में, ना हिचकिचाहट है। मुझे तो ये शर्म आती है कि हम क्या एक आईनी और कानूनी और अदालती निज़ाम और सारी हमारी पार्लियामान और बहुत बड़े बड़े वहां बैठ के भाषण देते हैं, तकारीर करते हैं हमारे माशाल्लाह कायदीन और लीडर साहिबान, इस पर तो कोई नहीं की। और एक हमारा सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक शख्स की नाअहली करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, लेकिन इस केस को देखकर क्यों नहीं सामने जा रहे कि भाई ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या यही है निजाम अदल हमारा? अच्छा एक बात मैं बताऊं, अभी तो शुक्र है खुदा का कि उस जज ने जो उसको सुन रहा है केस, वो भी जाहिर है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज के लेवल का है, उसने उस पर जो है मेनोअन और आंखें बंद करके उनको बरी नहीं कर दिया। और उसने कहा कि नहीं बीवी, आपका ये बयानात पहले हैं, आपको मैं इस पे जो है इस पे मजीद चलेगा। तो एक चीज तो ये जहन में रखिएगा कि अदालतों का काम वहां अंधा बैठकर बन के जो है वो जो काली पट्टी, यहाँ हाई कोर्ट में आप चले जाए सामने तो आंखों पर काली पट्टी पहनकर बांध के तराजू रखा हुआ है, ये भी गलत है। और आपने जो कहा कि अदालतें जो है पाबंद होती हैं, उनके आगे जो गवाह है, नहीं, अदालतों का काम है सच्चाई पर पहुंचना और इंसाफ फराहम करना। ये नहीं है कि वो अगर पाबंद हो जाती है, गवाह अगर झूठ बोलता है, गवाह मुनारिफ हो जाता है, गवाह अपने बयानों से हिल जाता है, तो वो जो है अदालत का कोई इख्तियार नहीं और उठा के बाहर फेंक दे केस को। देखिए आजकल जो आपकी आर्टिकल 164 जो है कानून शहादत का, उसके तहत जो आपको मौजूदा साइंसी बुनियादों पर शवाहिद जो फराहम होते हैं वो काबिल इत्काल शहादत है। यानी वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, एडीआई आपके सेल फोन्स के कनेक्शंस हो गए, ये तमाम चीजें वीडियो ऑडियो सारी एडमिसिबल है। देखें, गवाह तो इंसान गोश्त पोस्ट का पुतला जो है वो तो झूठ बोल सकता है क्योंकि उस पर बहुत सारे असरात होते हैं, उसको खरीदा जा सकता है, उस पर जबर और तसल्लुत किया जा सकता है, खानदानी उस पर प्रेशर आ सकता है, दोस्त अहबाब और बड़े लोगों का उस पर दबाव आ सकता है। लेकिन ये जो साइंसी बुनियाद पर जो आपको फराहम होती है शवाहिद, यानी ऑडियो है, वीडियो है, आपके पास ये जो मूवी ये आ जाती है, इनकी सिर्फ ऑथेंटिसिटी के कट एंड पेस्ट तो नहीं है, इसमें कोई पैमनकारी तो नहीं की गई है जिस तरह ये किया जा रहा है कि जी ये जो है चीफ जस्टिस साहब का के जो है क्लिप्स काट काट के तो उसको बनाया गया है, या वो जो अरशद मलिक वाली टेप चली थी और ये कंट्रोवर्सी बन गई है। सिर्फ इतना देखना मकसूद है कि क्या इसमें पैमनकारी तो नहीं की गई, कट ऑफ पेस्ट तो नहीं किया गया, और वो फोरेंसिक टेस्ट में लैब्स में आ जाता है कि इसमें ये ओरिजिनल शेप में है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई इसमें पैमनकारी नहीं की गई, तो फिर वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। सर्कमस्टांशियल एविडेंस नेवर स्पीक द लाई। सरदार साहब यहाँ पे ये बताइएगा, आपका माशाल्लाह सारी जिंदगी का तजुर्बा है, बहुत बड़े बड़े केसेस आपने लड़े हैं, जो शवाहिद इस वीडियो में मौजूद है और हुकूमत जिस तरह पैरवी कर रही है, मुद्दई इस केस में बनी है, आपके हिसाब से उस्मान मिर्जा और उसके गैंग को सजा होगी और कितनी सजा उसको मिल सकती है? देखें, जराइम दो किस्म के होते हैं, एक वो होता है जिसमें उसकी जात के साथ मुंसलिक हो, अगर आपने किसी को मजलूब किया है, जख्म दिया है, और कत्ल का भी वो रसा जो है उनको हक है दियत लेने का, वो इसमें अपना मुआवजा, अपनी कॉम्पनसेशन, अपने इलाज मुआवजा, अपने अखराजात खर्च या अफो दरगुजर माफ भी कर सकता है। एक जुर्म ये इस किस्म का है,
डकैती हो, रेप हो, ये जो है इस तरह ब्लैकमेल किया गया है, वीडियोस बनाई गई हैं, नंगा किया गया है, ये एक ऐसा जुर्म है जो उनकी जात पर तो तशद्दुद हुआ, लेकिन ये एक सोसाइटी के साथ भी जुल्म हुआ, रियासत के साथ भी मतलब जो ज़हनी है अज़ियत दी गई, यानी कि मुद्दई को भी ज़हनी अज़ियत मिली और देखने वालों को भी ज़हनी अज़ियत मिली। में हमेशा सरकार मुद्दई होती है। आप देखें, ये जब फौजदारी का मुकदमा होता है इसमें, तो सरकार बनाम फलां का आवाज पड़ती है, उसका नाम नहीं लड़की का लेंगे या उस बंदे का नहीं लेंगे या जो मुद्दई पर्चा करवाने वाला है। तो इसमें तो सरकार ही मुद्दई है और सरकार ही को इसकी पैरवी करनी चाहिए। हमारे यहाँ सिर्फ बदकिस्मती ये है कि हमारे सरकारी वकला या सरकारी जो टीम होती है या जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है, प्रोसिक्यूशन वो अपना कमा हकूक जो है उस केस की पैरवी नहीं करती जिस तरह रियासत को करना चाहिए। सरदार साहब यहाँ पे ये भी बताइएगा कि ये जो FIR ये जुलाई में हुई थी और तब तकरीबन 7 महीने हो गए। इसी तरह आपने नूर मुकद्दम केस देखा, हाई प्रोफाइल केस है, वो भी डेली बेसिस पे नहीं चल रहा। तो ये जितने केसेस लेंथी होते चले जाते हैं, क्या ये वीक नहीं होते चले जाते? इस तरह के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको डेली बेसिस पे उनकी हियरिंग होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, यही तो हमारा आदमी है। हमने उन प्रोसीजरल रैंगलिंग्स में अपने निजाम अदल को उलझा के रख दिया है। हम सब्सटैंशियल जस्टिस पर नहीं जाते जब तक आपको ये सूरत के साथ, जल्दी के साथ, जल्दी का मतलब ये नहीं कि रश करके क्रश कर दें, इंसाफ को भी कत्ल कर दें, लेकिन डे टू डे बेसिस पे होने चाहिए ऐसे केसेस जिसमें सारा सेंसेशन फैल के माशरा और मुल्क को हिला दिया जाता है और बैनुल-अक़वामी तौर पर बदनामी होती है ममलिकतों की। ये रियासत में ये हमारे जब ऐसे केसेस आते हैं, नूर मुकद्दम का हो या ये केस है, ये केसेस बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। तो इन केसेस को मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों कर हमने जब वकालत शुरू की थी तो यकीन करें 3 दिन के अंदर सजाए मौत, कत्ल का केस जो है 3 दिन के लिए लगाया जाता था, डे टू डे होता था। सुबह से लेके दोपहर तक, शाम तक जो है सेशन जज बैठता था और सेशन जज या सजाए मौत करता था या बरी या जो भी फैसला करे। सारे गवाहान भी मौजूद होते थे, मुकल्ला भी मौजूद होते थे। केस की 3 दिनों के अंदर फैसला हो जाता था जब कमिटमेंट प्रोसीडिंग्स हुआ करती थी। ये नया ही निजाम इन्होंने शुरू किया है अब, या कभी हड़ताल पर होती है, बारें कभी हड़ताल पर होती हैं, कभी जज साहब का मूड नहीं होता है, कभी प्रोसिक्यूशन जो है वो तसाहल का शिकार होती है, कभी बैरूनी अवामिल उस पर इतने असरअंदाज होते हैं, बड़े लोगों के जो है वो होते हैं, कभी इतना मुल्ज़िम ताकतवर होता है कि वो आगे चलने ये नहीं देता है। मुल्ज़िम ताकतवर पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शाहरुख जुतोई किस तरह हॉस्पिटल्स में जो है वो अय्याशी करते हैं और इस तरह के और भी बहुत सारे मुजरिम जो जेलों में हैं लेकिन उनके लिए VIP सहूलियात होती हैं। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरदार साहब, जिस तरह ये बड़े बासर मुल्ज़मान बल्कि मुजरमान होते हैं, आपने देखा कि पिछले दिनों शाहरुख जुतोई, बल्कि जब वो जेल में थे तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने जब दौरा किया तो उनके कमरे में फ्रिज भी था, AC भी था, सारी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर अब वो हॉस्पिटल में VIP लाइफ गुजार रहे हैं। कुछ सुनने में ये होता है कि बासर मुजरमान रात को अपने घरों पर जो है वो रात बसर करते हैं। तो ये किस तरह मामला चलेगा? अगर अदालत सज़ा दे के जेल में भी भेज देती है तो वहां फैसिलिटीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। कानून में कहां सुकम है और पार्लियामेंट की क्या जिम्मेदारी है कि किस तरह के जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए? पहले मैं उस केस का आपको मंतकी बता दूं। देखिए, उस केस में जितनी शवाहिद साइंटिफिकली मौजूद हैं वो बच नहीं सकते सजा से अगर उसको प्रोसिक्यूशन सही तरीके से पैरवी करे और अदालत अपनी आंखें खुली रख के उसको इंसाफ और हकीकत पर पहुंचने की जिद्दोजहद और जस्तजू करे जो उनका फर्ज है। तो दोनों अगर ये फरीजा अपना पूरा करें, स्टेट भी, प्रोसिक्यूशन ब्रांच हो गई और मुंसिफ जो है अदालत, तो ये निजाम में कोई ऐसी बुराई या कमजोरी नहीं है कि वो सच्चाई तक और तह तक पहुंचकर सजा न करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है कि दी court is not deterred by the incompleteness of tale told by either side। यानी अदालत जो है वो किसी एक फरीक के
नामुकम्मल हकायक बताने पर जो है फैसले नहीं करेगी। अदालत जो है तह तक पहुंचेगी उस मामले में, चाहे दोनों फरीकैन झूठ बोल रहे हो या वो छुपा रहे हो या अपने रोल को मिनिमाइज कर रहे हो। तो अदालत को एक तो प्रोएक्टिवली आंखें खोल कर जो है हकायक तक पहुंचने की जुस्तजू में इंसाफ तलाश करना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन इसी तरह रियासत स्टेट का काम है कि वो जो है इसकी सोसाइटी के जो है सिक्योर करने के लिए अपना पूरे जो है तन मन धन से उस केस के अंदर जो है अपने शवाहिद इस्तेमाल करे। भले गवाह बेशक कमजोरियां में की वजह से या किसी दबाव की तहत जो है वो कम कास्ट करते रहें, लेकिन अगर ये दोनों डिपार्टमेंट प्रोसिक्यूशन और अदालत ये अपना इंसाफ की जुस्तजू में सही माने में अपने फराइज इस्तेमाल करें तो सोसाइटी जो है उसमें जो है यकीनन सुधार हो सकता है। और यही है सारा सोशल सेटअप और सिस्टम का मकसद ही ये है, अदालतें बनाने का, हुकूमतें लाने का, प्रोसिक्यूशन बनाने का, पुलिस के वजूद का, सारे यानी कि आप पर उम्मीद है कि अगर केस सही तरह आगे चला तो उस्मान मिर्जा और उसको गैंग जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। अब जरा वो शाहरुख जतोई वाली बात पे आ जाइए। एक तो शाहरुख जतोई का चूंकि मैं वकील हूँ इसलिए आप मुझे इससे तो मुस्तर्द ना कर दे तो बेहतर है। अच्छा चले, इस तरह के जो दूसरे केसेस होते हैं आप उसके बारे में गाइडलाइन दे दें। हाँ, टेक्निकली ये ठीक है, ये दुरुस्त है कि जो इस तरह के असरात आप जरा जेल में जाए तो सही, कभी दौरा तो करें जेल का, आप देखें तो सही जरा कैसी माशाअल्लाह सहूलत उनको मिलती है जो लोग मुतमबिल हैं। और वहाँ तो एक दुनिया ही अपनी है, सुपरिंटेंडेंट जेल वहाँ का बादशाह है। आपको शायद इस चीज का अंदाजा होगा, अगर अल्लाह ना करे कोई आपका कोई दोस्त अजीज़ो अकारिब वहाँ हो तो आप देखेंगे उनकी जो है जागीर, उनकी जायदाद, उनकी एक सल्तनत होती है और उसमें जो शख्स उनको जो है उनका वो पूरा कर देता है, चाहे वो असरात के तहत करें चाहे वो पैसे के तहत करें, उन्हें मोबाइल भी मिलेंगे, उन्हें ड्रग्स भी मिलेंगे, उन्हें सारी सहूलतें भी मिलेंगी। तो सरदार साहब यही वजह हमारे माशरे में कि लोग कानून से नहीं घबराते कि अगर उन्होंने या तो वो अदालत से बरी हो जाएंगे, अगर जेल जाना भी पड़ गया तो वहाँ पे तमाम सहूलियात होंगी। तो जब ये सजा और जजा वाला मामला नहीं होगा तो ये माशरा किस तरह दुरुस्त होगा? मैं क्या करूँ, आप हैरान होंगे कि एक दिन मैं काफी पुरानी बात है तो एक इंस्पेक्टर पुलिस जिसको सजाए मौत हुई थी, मैं गया मूवी देखने के लिए, एक उस वक्त ये प्लाजा गिरा नहीं था सिनेमा, तो बॉक्स में मैंने ली तो मैं हैरान हुआ, साथ वाली सीट 2-3 सीटें छोड़कर वो बैठा हुआ, तो मैंने कहा तुम कब बरी हुए हो भाई? उसने कहा नहीं सही, वो सुपरिंटेंडेंट जेल अपना यार दोस्त है तो वो मूवी, मैंने कहा जरा फिल्म नहीं लगी, अच्छी लगी है, तो मैं कहा देखो, सजाए मौत हुई भी है, सजाए मौत का मुल्जिम जो है खैर से फिल्म देख रहा है लाहौर जैसे शहर में, और लाहौर जैसे शहर भी सिविल लाइन थाने के सामने जो सिनेमा था उसमें वो बैठ के तो सजाए मौत वाला मुल्जिम जो है जिसको सजाए मौत हुई है वो मूवी फिल्म देख। अच्छा, तो ये बड़ी जी सरदार साहब, यहाँ पे ये एक सवाल, सॉरी मैं पूछ रहा हूँ कि ये जजेस अक्सर जो है वो जेल के विजिट करते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि कल हमारा विजिट है, या जेल सुपरिटेंडेंट को भी पता होता है। तो वो हमने एक मूवी देखी थी जिसमें वो MBBS करके कोई नाम था, तो वहाँ पे जब पता चलता है कि उसके वालिद साहब आ रहे हैं और उसने डॉक्टरी की हुई, तो बड़ा एक सेटअप सा पूरे हॉस्पिटल का लगा दिया जाता था। तो जब जजेस बता के विजिट्स पे जाएंगे फिर तो वो सब लोगों को उनकी बैरकों में मौजूद कर देंगे, सारी फैसिलिटीज उठा लेंगे। तो आप समझते हैं कि जजेस का सरप्राइज विजिट होना चाहिए जेल का? हाँ, मैं बतौर गवर्नर एक दफा गया था, बड़ी उन्होंने जनाब छिड़काव किए हुए थे और बड़े जबरदस्त खाने थे, किचन में ले गए। ये बाद में मुझे सुपरिंटेंडेंट जेल कहता सर अपने कमेंट्स प्लीज, कमेंट्स। तो IGP साहब, मैंने कहा मैं कमेंट्स क्या लिखूं, ये खाना तुमने उनकी किचन नहीं था, ये तुमने गवर्नर का खाना बनाया था, ये जो तुमने छिड़काव किए हुए थे और सारे तुम्हारे तारीफें कर रहे थे, ये तुमने उन्हें कहा हुआ था कि अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हें काली कोठड़ी में डाल के तुम्हारा वो चित्रौल करेंगे कि सारी जिंदगी यहाँ रुल जाओगे। मैंने कहा ऐसे ड्रामे ना करो, मैं सारी मेरा यही काम है फौजदारी मुकदमात करना, और मुझे पता है कि मुल्कों के साथ आपका क्या सलूक होता है और आप उनको क्या खाने में देते हो और किस तरह से उनसे सलूक होता है। तो मैं तो इस कमेंट्स नहीं लिख, देखिए बड़ी ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि उनको अगर रेड करना भी मकसूद हो तो बिना बताए जाएंगे
तो फिर ये जो आप कह रहे हैं कि वो सारी तैयारी नहीं होगी, वरना तो सारे कहेंगे जी सुपरिटेंडेंट जेल, ओ जी ये जी तो बंदा ही कोई नहीं है दुनिया में जिसने तो इतनी सहूलतें दी हुई है और वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ है। वो आपको कभी भी सच्चाई आपके सामने सच्चाई नहीं सामने नहीं आती है। लेके आएंगे। सरदार साहब, आपने व्हाइट कॉलर क्राइम का भी जिक्र हुआ, उसमें क्योंकि आप इस वक्त मौजूद हैं, हम आपसे फ़ायदा उठाएंगे। जिस तरह नैब के केसेस हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पे है, फरियाल तालपुर के ऊपर है, खुर्शीद शाह के ऊपर है, उधर आप देखें नवाज शरीफ के ऊपर है। बासर थे तो मुल्क से बाहर इलाज कराने चले गए, जबकि आपने अपने दौर में देखा होगा कि आपके पास भी बहुत एप्लीकेशन आती होंगी जब आप गवर्नर थे कि इलाज की इजाज़त दी जाए, कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल तक ले आए, या अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लग जाए, और साला साल लग जाते हैं, इजाज़त नहीं भी मिलती और इंतकाल भी हो जाते हैं। तो ये जो हाई प्रोफाइल केस है वाइट कॉलर क्राइम में, ये भी 10-10, 20-20 साल चलते रहते हैं, मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। मेरा फर्स्ट कजन था चीफ जस्टिस आसिफ कोसा, तो मैंने कई दरखास्तें दी। एक वाकई मेरा जो है मुल्ज़िम था, उम्र कैद उसको सजा थी, और वो बार बार चीखते थे आकर मेरे पास उसके लवाहिकीन के जी वो बीमार है, उसको ये हो गया, आज ये हो गया, उल्टी खून की आ गई, फलान हो गया। मैंने दरखास्तें दी, 10 दरखास्तें दी, किसी ने उसकी अर्ली हेयरिंग ना लगाई। अब और वो मर गया। जब केस उसका लगा, वो मैंने कहा जी बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी, मैंने तो आपको बार बार मुतनब्बे किया था, आप तो यहाँ हिसार में बैठते हैं, प्रोटेक्टिव हिसार में बैठते हैं, ऊंची आप बिल्डिंग्स में बैठते हैं, हम लोग अपने दफ्तरों में बैठ के उनको मैं फेस नहीं कर सकता, जिसने मेरे पास बार बार आकर कहा कि हमारा बंदा जी है करीबुल मर गया और आप उसके केस जरूर लगवाएं, ताकि अगर अब बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कम से कम ये तो होता है कि वो किसी सुकून के साथ अपना इलाज तो करवा सका है, ये तो उसका बुनियादी फर्ज है, हक भी है। तो मैंने कहा जी आपने तो वो लगाई नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हुआ ये, आप अंदाजा करें कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि मतलब है एक बाहर का कोई थोड़ा बहुत असर मेरा है अदालती, उसमें मेरी स्टेचर और स्टैंडिंग भी है, लेकिन नहीं लगा, बंदा बेचारा मर गया। तो ये जो फरमाइशी इस किस्म के होते हैं, ये तो सारे बीमार हो जाते हैं। आपको पता है नैब वाला जितना होते हैं सारे बीमार होते हैं, और हमें जजेस कहते हैं कि कोसा साहब छोड़ो। मैंने कहा जी ये देखें, प्लीज डोंट सस्पेक्ट एवरीवन। अब होता क्या है, इसकी आड़ में जो जेन्युइन बेचारा आम जो कैदी होता है और जो जेन्युइनली बीमार होता है, उसको भी मशकूक देखा जाता है, और उसकी भी कभी बोर्ड बैठता है, कभी कुछ बैठ रहा है, कभी कुछ है, और जजेस कह रहे हैं जी छोड़ो जी, हर कोई बीमार हो जाता है, जिसलिए उन सजा दिए थे बीमार हो जाता है, जेल चला जाता, जेल के अस्पताल तो लेके तो फिर अस्पताल में जाके आराम कर। अब एक तो एक जनरलाइज्ड किस्म की हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। एक होता है जो जेन्युइनली भी बीमार होता है, और जेन्युइनली बीमार होना का मतलब ये नहीं है कि आप गिर पड़ते हो, आपने आपका इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, आपके दिल का आर्जा है, आपने स्टंट डलवाए हुए हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको जो है वो शुगर है, वगैरह वगैरह, आपको मल्टीपल मॉर्बिडिटीज है। तो आप चलते फिरते हो, काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर दिखावे के चल रहे हो तो आप बीमार नहीं हो, या आपको मखसूस इलाज की जरूरत नहीं। मतलब मेडिकल बोर्ड वाला होना चाहिए जो कि इस बात का तयन करे कि भाई किस कैदी को जो है वो मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, किसको जेल में पहुंचाई जा सकती है या किसको हॉस्पिटलाइजेशन करनी है, ये बोर्ड फैसला करे और जेन्युइन फैसला हो। उसमें ये ना देखा जाए कि कैदी अमीर है या गरीब है या बासर है। यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा सरदार लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा कि जैसे नवाज शरीफ वाला केस है, हाई प्रोफाइल केस है, रोज़ डिस्कस होता है कि वो बाहर इलाज कराने गए तो पहले तो गवर्नमेंट अरबों रुपए का उनसे स्टाम्प लिखवाना चाह रही थी, लेकिन अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पे शहबाज शरीफ साहब की उस गारंटी के ऊपर उनको बाहर जाने दिया और अभी तक वो वापस नहीं आए। एक तो उनको वापस लाने के लिए ये अपना जो क्या कहते हैं कानूनी तरीका क्या हो सकता है, और शहबाज शरीफ साहब क्या गारंटर के तौर पर इस बात में फंस सकते हैं? देखिए पहले तो मैं बता दूं आपको अर्ज को, ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ये यहाँ मजाक बना हुआ है। ये पॉलिटिकल जो है ना आपका, ये आपके जो ट्रायल है ना, ये मीडिया ट्रायल की हद तक रह गया है। कि उसको पहले उस पर पापड़ वाले फलाना अरबों खरबों रुपए लगा के आप उसको जो है तमाशा बनाओ, उसको अंदर कर दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। देखें कौन सा केस है जो एक मंतकी नतीजे तक पहुंचा है?
ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी, हाई कोर्ट भी कह चुकी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे पवित्र हैं या कोई ऐसा ये करप्शन खत्म हो गई या करप्शन कोई नहीं रही माशरे में, लेकिन खुदारा आप ऐसे केसेस को आप इस तरह से इन्वेस्टिगेट करें, व्हाइट कॉलर क्राइम को इस तरह से आप शवाहिद लेकर जाएं, इस तरह से आप अदालत में लेकर जाएं, उसकी मुश्तहरी मनाती नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको तुरंत के साथ, उसको तेजी के साथ, उसको जो है मंतकी नतीजे तक पहुंचाएं और फिर फैसले को आप जो है अखबारों में दें या मीडिया पर दें। जब आप मीडिया ट्रायल उसका रोज़े अव्वल से शुरू कर देते हो तो फिर मजाक बन जाता है जी। किधर गया वो करोड़ों अरबों का पापड़ वाले, किधर गए वो जो है वो फालूदे वाले, गया जिस इधर निकला। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस केस से कुछ निकलेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ जो शहबाज शरीफ का 50 रुपए का जो उसने बॉन्ड वो अंडरटेकिंग दी है, देखिए 514 ज़ाब्ता फौजदारी हमारा मुल्क जो है वो कोडिफाइड लॉ के ताबे है, यानी लिखे पढ़े कानून के ताबे है। आइन भी लिखा पड़ा है, कानून भी सारे लिखे पड़े हैं। और कॉमन लॉ कंट्री नहीं है कि आप अपने जो है इखलाकियात पर या जो आप मुनासिब है या जो अच्छा है या जो बुरा है उस पर नहीं है, आपका इखलाकियात पर नहीं है, लिखे पढ़े कानून के ताबे है। और लिखे पढ़े कानून का मतलब ये है कि जो सरकारी अदालतें हैं या जो मुलाजिम है सरकारी, वो वही कुछ सिर्फ कर सकते हैं जो कानून में उनको अख्तियार दिया गया है, जो मुंदरज है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जबकि शहरी इसके बरक्स हर वो चीज कर सकता है जो ममनुआ कानून में नहीं है, जो ममनुआ नहीं है वो कर सकता है, लेकिन सरकारी मुलाजिम और अदालत सिर्फ वो कर सकती है जो उसे कानून इजाजत देता है। सरदार साहब, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, एक और सवाल ये बनता है कि ये जो बासर लोग होते हैं, सियासतदान हो या बिजनेसमैन हो, जब इनके खिलाफ कोई केस आता है तो ये भी तो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। कभी तफ्तीश में जो है वो सफ़े गायब करवा दिए जाते हैं, कभी गवाहों को 100 गवाह होते हैं, उसमें से गवाहों को मुनरिफ करवा लिया जाता है। तो मतलब ये जुडिशल रिफॉर्म्स किस किस्म के होने चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। हर बंदा शरीफ भी नहीं है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होती है ना। वो कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे कुछ ना कुछ आग लगी हुई होती है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है? अपोजिशन हुकूमत मिलके किस किस्म के जुडिशियल रिफॉर्म्स करें? देखिए, मेरा तो ख्याल में इसमें एक तो ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए एक बहुत ही स्पेशल किस्म की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए, जिनको अबूर और दस्तरस्त हो उन अवामिल पर जो तकनीकी बुनियादों पर, मसलन अब आपका सारा का सारा जितना ये है करप्शन रिलेटेड है, ये सारा डॉक्यूमेंट्री होता है। अगर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपके मेल्स जा रही हैं तो डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होता है। कोई आप जमीन खरीद करें, जागीर खरीद करें, बैंक में पैसा रखें और हुंडी हवाले के जरिए भेजें, सारी चीजों के शवाहिद आपको मिलते हैं। आपको गोश्त पोस्ट के इंसानों की गवाही की क्या जरूरत है? जब आप शख्सों को, शख्सियतों को, अफराद को जब आप गवाह बनाएंगे तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वो आप व्हाइट कॉलर को छोड़ दें। माफ करने, कातिल के खिलाफ कौन सा गवाह पेश होता है? डकैत के खिलाफ कौन सा गवाह पेश होता है? रेपिस्ट के खिलाफ कौन सा गवाह पेश हो सकता है? दहशतगर्द के खिलाफ कौन सा गवाह पेश हो सकता है? ये माफ कीजिएगा, मुआशरे में हम रहते हैं जिस मुआशरे में आप हैरान होंगे कि बहुत हाई प्रोफाइल केस में मैं अटॉर्नी जनरल था तो कोई बातें मैंने की तो मुझे आया कि आपने जो है ये बातें की थी फलां जगह पर, तो आपके जो है आपके जो है बेटे का बेटा फलां स्कूल में जाता है, आपकी बहू फलां जगह जो है इतने बजे जाती है, आपका फलाना जो है ये नहीं अंदाजा करें कि मुझे वो, फिर मैंने प्रेसिडेंट को भेजा, गार्ड उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन आप अंदाजा करें कि ये अवामिल तो फिर सभी के साथ होते हैं। खैर, हम लोग तो चले अपना हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं मेरे बेटों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया कुछ अरसे के लिए। तो ये फिर इस तरह के अगर अवामिल हैं तो जाहिर है कि तशद्दुद माहौल है इसमें जो है जजेस को भी इस किस्म की धमकियां जा सकती हैं, वकीलों को जा सकती हैं, गवाहों को जा सकती हैं। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्हसार, आपको इन
शवाहिद पर करना पड़ेगा जो आपको मुयस्सर आती हैं मौजूदा तकनीकी साइंसी जो बुनियादें हैं। और आर्टिकल 164 में कानून शहादत में हमने इसीलिए इस दफे को दर्ज किया था कि अब जो तकनीकी बुनियादों पर वीडियो है, ऑडियो है, जितना CDRs है, फोरेंसिक हैं, DNA टेस्ट हैं, ये वो चीजें हैं जो नाकाबिल तरदीद हैं। आपका खून जो है वो आपका बड़े आसानी के साथ आपको वो एक चीज से मुंसलिक कर देता है। आपके कपड़े की खुशबू आपकी DNA कर देगी, आपकी जूती का जो है पैर आपको जो है ट्रेस आउट कर देगा, आपके फिंगरप्रिंट्स जो है आपको वो ट्रेस आउट कर देंगे आम क्राइम के हिसाब से। आपके बैंक अकाउंट्स जो है, आपकी जो ऑडियो वीडियोस जो है वो आपके CDRs जो है वो आपको कनेक्ट कर देंगे। ये वो चीजें हैं जिन पर कोई असरात आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये अदालत अगर प्रोएक्टिवली काम करे और हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच इन जदीद तकनीक की बुनियादों पर अबूर रखते हो और उनको बैंकिंग का पता हो, कॉमर्स का पता हो। अच्छा, आपने माशाल्लाह सरदार साहब सियासत में भी बड़े झंडे गाड़े हुए, बड़ा तजुर्बा आपका। आपको PTI की गवर्नमेंट क्या नजर आती है कि अपने 5 साल पूरे करेगी? देखें, अगर ये 5 साल पूरे रो पिट के कर भी गई, इस तरह से इस वक्त पाकिस्तान को जो है गुर्बत की उस तहलील में धकेल दिया है कि मुल्क जो है हमारा गवर्नेबल नहीं रहा, अनगवर्नेबल हो गया है। और कीमतें हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। डॉलर की जो है परवाज को आप देखें और इन्फ्लेशन को आप देखें कि अफराद दर किस कदर बढ़ रहा है। अब स्टेट बैंक जिन्होंने गिरवी कर दिया है वो भी IMF के ताबे कर दिया है। ये 5th जनरेशन वॉर एक नए अंदाज से जो है मुसल्लत की जा रही है, जिसमें आपको गुलाम आपको फिजिकली आके नहीं बनाएंगे, आपको इस तरह से गुलामी की तौक आपको पहना देंगे। और अगला उनका अहदाफ होगा कि इसको रोल बैक करें आप अपने एटॉमिक प्रोग्राम को, वरना आपके साथ ये होगा वगैरह वगैरह। तो मैं तो खाकम बदहन, मैं तो एज अ पाकिस्तानी, आई एम प्राउड पाकिस्तानी, जो मैं समझता हूँ कि हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रस्सी को हमने मजबूती से थामना है। ये रियासत मदीना की तो बात करते हैं, खुदा का खौफ करें। रियासत मदीना में तो गुलामी का तस्वर ही नहीं था किसी के आगे झुकने।